अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो के फर्स्ट चैप्टर से। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या है इसके अंदर। देखो, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी रिलेटिवली बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में इजी चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर ऐसी बहुत सारी डिटेल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप लोग अक्सर फाइनल में जाके मिस्टेक्स करके आते हो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है इससे कि बताओ बायोलॉजी है क्या, डिफाइन बायोलॉजी। हमें पता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगोस मींस स्टडी, यानी कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन आगा खान बोर्ड में हम लोग को जो ना वो लिटरल मीनिंग्स का रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो मतलब आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी बतानी होती है। तो आप बोलोगे कि बायोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, जो कि फोकस करती है स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे, ऑरिजिन पे, एवोल्यूशन पे और इंटरेक्शन पे। स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे जिंदगी शुरू होती है, लाइफ हमारी कैसे टाइम के साथ साथ चेंज होती है, और ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं। तो मतलब इतनी प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, कितनी अच्छी डेफिनेशन है बायो की। वरना कभी भी आपसे पूछो कि बायोलॉजी की आप क्या बोलते हो, स्टडी ऑफ लाइफ, कभी कभी तो वो भी नहीं बता पाते कुछ स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर कि आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना आता हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ वीक पॉइंट्स की, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। लेकिन सबसे पहले एक एमसीक्यू मेरे पास। एक रिसर्चर है, उसने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो किस तरीके से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते हैं। दिस फॉल्स अंडर द एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के किस एक्सपेक्ट में आता है, किस एस्पेक्ट में। अली हमजा कह रहे हैं बी, इंटरेक्शन। एकान कह रहे हैं बी, उमैमा कह रही है बी, महानूर कह रही है बी। एग्जैक्टली, इंटरेक्शन इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अच्छा बताओ, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्लेन करती है कि बायोलॉजी को साइंस क्यों कंसिडर किया जाता है। वेरी गुड सबाइन भास्कर एज वेल। तो एकान कह रहे हैं बी। ओके, एवरीवन इज सेइंग बी। सबा, दीपिका, महानूर, अब्राहम, हुरिया, ईमान, उमैमा, अली हमजा, देर भास्कर, जोहा। एग्जैक्टली बेटा, ये हमारे पास यूज करती है ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंटेशन को। अच्छा, आपने ए नहीं बोला, ठीक है। चले आगे चलते हैं। हमारे पास बायोलॉजी के बहुत मेन डोमेन्स हैं, और वो जो मेजर डोमेन्स हैं, मेजर डिविजन्स आप लोग कह लो, वो है बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बायो की ब्रांचेस हैं, लेकिन मैंने कहा ब्रांचेस तो फिर बाकी वाली भी है ना। ये हमारे पास बायो की डिविजन्स हैं, यानी कि बायो को 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। बॉटनी यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं अल्जी और कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को भी, ठीक है। तो बॉटनी में सिर्फ प्लांट्स नहीं, कुछ अल्जी भी आ जाते हैं और कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है वो बहुत जरूरी है, वो सुने। बॉटनी इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड प्रोडक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिसिन। जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और ये कवर करती है एनिमल्स का बिहेवियर, एनिमल्स की फिजियोलॉजी, एनिमल्स की एनाटॉमी, ठीक है। बिहेवियर कैसा होता है, उनकी उनकी बॉडी किस तरीके से काम करती है। और जोलॉजी इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के लिए, इकोलॉजी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट एवरीवन। माइक्रोबायोलॉजी पे आते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, जो कि हमें आंखों से नजर नहीं आते, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल 3 डिविजन्स थी बायोलॉजी की जिनको हमने डिस्कस किया।
अब हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, जो कि प्लांट्स को भी अफेक्ट करती हैं और एनिमल्स को भी अफेक्ट करती हैं। तो बताओ वो किस में काम करेगा, किस फील्ड में? ओके, सबा अली हमजा, सबा कह रही बी, अली हमजा कह रहे हैं डी, जोहा कह रही है सी। व्हाट अ वेरिएशन क्लास। ईमान सी, सबा कह रही सी, भास्कर कह रहे हैं सी, हुरैन कह रही सी, अली हमजा कह रहे हैं सी। बहुत जल्दी चेंज कर दिया अली हमजा आपने। इकान कह रहे हैं सी, दीपिका कह रही सी, हुरिया कह रही सी, महानूर भी कह रही सी। अब सब सी मिस एग्जैक्टली मन। देखो बेटा, मुझे ऐसा लगा था कि आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मुझे कहीं की था नहीं बता दोगे। देखो, वहां पे क्वेश्चन में भले ही एनिमल्स को भी मेंशन किया है, प्लांट्स को भी मेंशन किया है, लेकिन वो पढ़ रहे हैं कि ये डिजीजेस जो होती है प्लांट्स एनिमल्स में, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये माइक्रोबायोलॉजी होगा इसका आंसर। सही है। अब गौर किया। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक माइक्रोबायोलॉजी डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉटनी एंड zoology। ऐसा क्या खास है? तो अब्राहम कह रहे हैं बी। वालेकुम सलाम करीना, आई एम गुड, हाउ आर यू? अली हमजा कह रहे हैं बी, महानूर कह रही है बी, सबा कह रही है बी, हुरिया, करीना, जोहा, ईमान, इकान, दीपिका, भास्कर। एग्जैक्टली ये फोकस करती है माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर। ठीक है, चलें ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। हमने डिस्कस कर लिया बायोलॉजी को भी, उसके मेजर डोमेन्स को भी। अब बात करते हैं हम लोग किसी ऐसी चीज की विच इज ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द ब्रांचेस। वो बहुत जरूरी, आप सब जानते हो ब्रांचेस के बारे में हमें बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि ब्रांचेस में से ना अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। आपके सामने कुछ लिखा होता है, पूछा होता है, बताओ ये बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच से एसोसिएटेड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें? चलो मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है और एनाटॉमी है, इनमें बड़ा फर्क है। मॉर्फोलॉजी हमारे पास बायो की पहली ब्रांच है, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग, लेसलो के अकॉर्डिंग। मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल फीचर। बेटा एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं? लाइक शेप, साइज, कलर, जो आप बॉडी को बाहर से देखकर ही बता दो। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में, याद रखिएगा इस बात को। जबकि एनाटॉमी हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करती है। ठीक है, कि बॉडी के अंदर इंटरनली क्या क्या प्रेजेंट है। और एनाटॉमी हेल्प करती है सर्जरी में और डायग्नोसिस में। सोचो अगर किसी डॉक्टर ने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, तो वो क्या हार्ट की सर्जरी कर पाएगा। तो मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, एनाटॉमी सर्जरी में और डायग्नोसिस में हेल्प करती है। उसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजी। ठीक है, बिगाड़ देगा, एग्जैक्टली अली हमजा। तो ऐसे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, ठीक है, जिसने ये ब्रांचेस ही नहीं पढ़ी। चले मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, तो हमने मॉर्फोलॉजी की बात की, एनाटॉमी की बात की। आगे चलते हैं, वी हैव हिस्टोलॉजी। पर हमें पता कैसे चलेगा, उससे पूछे। एकांत जो डॉक्टर सही नहीं होगा, जिसने पढ़ा नहीं होगा, तो वो डॉक्टर होगा ही नहीं। तो दूसरी बात, वो डायग्नोसिस सही नहीं कर पाएगा, तो आपको पता चल जाएगा विच वन इज अ रियल डॉक्टर, विच वन इज अ फर्जी डॉक्टर। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हम जानते हैं कि जब सेम सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो बना लेते हैं टिश्यू। और बेटा उस टिश्यू के बारे में पढ़ना इज नोन एज हिस्टोलॉजी। सही है। सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन और सेल के ऑर्गेनल्स। तो दिस इज नोन एज सेल बायोलॉजी, जिसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, और वो क्या नाम है? एग्जैक्टली अलीमजा, साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी भी बायो की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन पढ़ते हैं। जहां पे भी वर्ड फिजियो देखो ना, तो समझ जाओ फंक्शन की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। जेनेटिक्स हमारे पास बायो की वो ब्रांच है, जिसमें हम लोग जीन्स और उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है, इस बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स से दूसरी जनरेशन में आते हैं, आप में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। एम्ब्रियोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एक एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो पहले एक स्पर्म और एग का एक छोटा सा जाइगोट होता है, फिर वो बड़ा होके होके डेवलप होके होके एक पूरे बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम कब करते हैं? बर्थ से पहले। ठीक है। जब बच्चा भी बन रहा होता है, बर्थ के बाद फिर वो एम्ब्रियोलॉजी नहीं कहलाएगा, वो फिर कुछ और कहलाएगा। स्टडी ऑफ हेरिडिटी भी कह सकते हैं ना हम इस जेनेटिक्स को, बिल्कुल जेनेटिक्स की डेफिनेशन ही यही है। ओके, आगे चलते टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो क्लास, टैक्सोनॉमी इज बेसिकली व्हाट, दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो हम कह रहे थे कि 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं, उनमें से उनका 1/3 या 1/4 पार्ट जो है ना वो बुक्स में है। यानी कि बाकी जितना भी पार्ट है वो अभी तक बुक्स में ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी तक वो बुक्स में आया ही नहीं, मतलब अभी तक उनको क्लासिफाई किया ही नहीं है। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स दुनिया में मौजूद हैं, तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना तो कंफ्यूज कर देगा। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, उनको ग्रुप में और सब ग्रुप में रख देते हैं। तो एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, उनको नाम देना इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है। पैलेंटोलॉजी हमारे पास फॉसिल्स की स्टडी होती है। फॉसिल्स यानी कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बचे हुए हिस्से। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि व्हाट डज मीन बाय एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स? जो मर चुके हैं, एग्जैक्टली मान। तो ऐसे नहीं बोलते मान किसी के बारे में जो इस दुनिया से जा चुके हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। चलो मुझे आप लोग, ये जो है ना वो इंसान एक, आप मुझे 4 चीजें बताओ जो कि हम लोग एनवायरमेंट से लेते हैं। ऑक्सीजन, ओके कान। वुड, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से लेते नहीं, एनवायरमेंट को देते हैं। फूड, ठीक है, फ्रूट्स फूड में आ जाएगा। वाटर सही है, एक और। एयर, फूड, वाटर और। बस 3 पता है? सब मीट फूड में नहीं आ जाएगा? हाँ, सनलाइट हो सकता है। ठीक है। वो प्लांट्स मेनली ले रहे होते हैं, जिसके जरिए वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। या सॉइल हो सकता है जो प्लांट लेते हैं। ठीक है। या हम लोग की बात करें तो हम लोग शेल्टर लेते हैं। तो मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हमारा अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, या हमारी बेसिकली ये बात कि जो हमारा नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब कुछ आता है हमारे पास किसके अंदर? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। सोशल बायोलॉजी का मतलब होता है एनिमल्स के सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ना, ये थोड़ा इजी है। पैरासाइटोलॉजी यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना जो कि पैरासाइट हैं। अब पैरासाइट क्या होते हैं वो भी आप मुझे आप लोग बताएंगे, व्हाट आर पैरासाइट्स? मिस, बायोलॉजी और इकोलॉजी का डिफरेंस? किस किस का डिफरेंस? वेल डन जोहा। पैरासाइट हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास वायरस है। अब बेटा ये एक वायरस है, ठीक है। वायरस बगैर किसी होस्ट के जिंदा नहीं रह सकता, तो ये एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, अली हमजा कह रहे हैं मिस एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी का डिफरेंस। तो बेटा एनवायरमेंटल बायोलॉजी का एक और नाम इकोलॉजी है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास बेसिकली क्या है वो सुने। हम लोग क्या करते हैं आजकल, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप चल रहा है, बहुत ज्यादा। हम लोग जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बैक्टीरिया का यूज करके इंसुलिन बना रहे हैं। हम लोग काफी सारे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हॉर्मोन्स बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं। तो ये सारा के सारा हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके अपने लिए वेलफेयर के लिए जो है ना वो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना,
ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना हमारे वो इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना एंटोमोलॉजी कहलाता है। और ड्रग्स के बारे में पढ़ना, दवाइयों के बारे में पढ़ना फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे बायो की सारी ब्रांचेस होती हैं कंप्लीट। आई हैव सम एमसीक्यूज फॉर यू। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो बेटा अली हमजा, अच्छा क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी दो तरह की है। एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जब आप लोग मैट्रिक क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मिस, प्लाज्मोडियम भी पैरासाइट होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वेरी गुड क्वेश्चन जोहा। प्लाज्मोडियम हमारे पास एक पैरासाइट है जिसकी एग्जाम्पल हमने मलेरिया के अंदर डिस्कस की थी। ओके, तो एक सवाल है, विच ब्रांच वुड बी मोस्ट रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ड्रग अफेक्ट्स लिवर सेल्स? इन चारों में से कि एक दवाई है, ड्रग है, वो लिवर के सेल्स को कैसे अफेक्ट कर रही है, ये किस ब्रांच में हमें अच्छे से पता चलेगा? अली हमजा, हुरिया, महानूर, एकान, उमैमा, ईमान, हुरिया, हुरैन, धीर, भास्कर, दीपिका, सबा। एग्जैक्टली बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फार्माकोलॉजी। अच्छा बताओ, एक फॉसिल है जो बताता है कि मतलब एक स्पीशी का एविडेंस देता है, ट्रांजिशन उसके बारे में बताता है, डिटेल्स उसकी डिस्कस करता है, तो ये कौन सी ब्रांच है? सी, पैलेंटोलॉजी, सी। ओके, इकान, अली हमजा, सबा कह रहे हैं सी, जोहा कह रही है बी। हुरैन कह रही है बी, दीपिका, हुरिया कह रही है बी, एंड क्लास ईमान कह रही है बी। द करेक्ट आंसर इज पैलेंटोलॉजी। ठीक है, पैलेंटोलॉजी करेक्ट आंसर है। तो यहां तक हमने बहुत अच्छे से सारी ब्रांचेस को कवर किया है। अब हम लोग आते हैं हमारे बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है इसके ऊपर। ठीक है, फिर ये हिस्टोलॉजी क्या होता है मिस, तो मैं आपको आंसर देती हूँ। देखो, जब मैं आपको बता रही थी ना वो कि हिस्टोलॉजी के बारे में, तो ना आप पूछ रहे थे कि मिस डॉक्टर का पता कैसे चलेगा, तो इसलिए फिर आपको याद नहीं है। कोई मसला नहीं है, ये देखो, ये जब सेम सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इनसे बनता है टिश्यू, और टिश्यू के बारे में पढ़ना इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, ओके। तो हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का कुछ अदर ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप। तो वी हैव बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टेटिक्स, बायो मैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इन शॉर्ट बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जिनका बायो के साथ रिलेशनशिप है। बायोफिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर फिजिक्स के लॉज के बारे में पढ़ना, ये बायोफिजिक्स है। कैसे मिस? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें तो बायो, हमारे अंदर फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल है, तो दिस इज बायोफिजिक्स। फॉर एग्जांपल, जो हमारा ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें पता है फिजिक्स का एक लॉ लगता है, यूनिवर्सल फील्ड लग रही है। चलो मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ ना। तो बहुत सारे फिजिक्स के लॉज लगते हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको थोड़ा इजी करके समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक आर्टरी है और ये एक पतली आर्टरी है। हमारे पास ऐसी काफी सारी बीमारियां हैं जो आर्टरी में ब्लड के फ्लो होने से रिलेवेंट होती हैं। तो हम कहते हैं कि वेरी गुड सबा, आप समझ भी गई। हम कहते हैं कि अगर आर्टरी में वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो ये बेसिकली वेन है, और आर्टरी में हमारे पास वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कि बॉयल्स लॉ। तो बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो करने के लिए फिजिक्स एप्लीकेबल है। तो ये बायोफिजिक्स की एग्जाम्पल है। अब बताए मैं इसको इतना डिटेल में लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ, आप बोलोगे मिस ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन वाकई आप इसको बहुत डिटेल लिख सकते हो अगर आपसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा है बताओ बायोफिजिक्स की एग्जाम्पल क्या है, तो मैं लिखूंगी बायोफिजिक्स means the application of physics laws into the living organisms. For example, if we talk about the blood flow in our blood vessels, if the volume is high, the pressure becomes low and ultimately leads to the slow blood flow, which is essential in veins. And if we talk about the artery, the volume is low and the pressure is high, which helps in the faster flow of blood. This is the reason that in our body the arteries have less volume so that the pressure can be high and that blood can reach to the lower body parts very quickly. और भी लिख सकते हैं, तो मतलब बहुत सारा लिख सकते हो। बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि बेटा देखो, बहुत सारी दुनिया में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आप मुझे एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस बताओ जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो क्या बताओगे आप?
महानूर फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, लेकिन मेनली फिजिक्स में भी है। तो सब कह रहे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, रेस्पिरेशन। आंसर नहीं मिला। ऑल द केमिकल रिएक्शंस, चलो मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग बॉडी आर नोन एज। वेरी गुड, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज द करेक्ट आंसर। वेल डन अब्राहम, महानूर, ईमान। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो मेटाबॉलिज्म इज बायोकेमिस्ट्री, कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है नाम बोलना, बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायोस्टैटिस्टिक्स इज द एनालाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। आपके पास अगर आप बड़े साइंटिस्ट बन गए हो और आपके पास बहुत सारा डेटा आते हैं, तो आप उसको एनालाइज करोगे, उसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे, वो सारा बायोस्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। मैथमेटिक्स की बात करूं तो देखो, मैथमेटिक्स कैसे बायो में नहीं आएगी, मुझे बताओ। आपने देखा होगा जो मर्दमशुमारी वाले लोग आते हैं कि अभी तक दुनिया में कितने लोग हैं, तो वो मैथ डिजिट्स में लिखते हैं। बायोलॉजिकल डेटा के लिए हम लोग मैथमेटिकल डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, एडिशन करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं। तो ये सारा की सारा बायो मैथमेटिक्स में ही तो आएगा। ठीक है। बायोजियोग्राफी की बात करूं तो ये तो आता भी है पास पेपर्स में बहुत ज्यादा। मिस वो स्टेटिक्स नहीं है, नहीं वो स्टेटिस्टिक्स है। नहीं नहीं, मैंने वो एग्जांपल दी थी। मैंने कहा कि देखो उसमें भी डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल जितना भी डेटा होता है उसमें हम लोग मैथमेटिकल डिजिट्स की फॉर्म में लिखते हैं, बायो मैथमेटिक्स से। और स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल होगी हमारे पास कि जो भी आपके पास डेटा है आप उसको एनालाइज करो, मैनेज करोगे, तो ये सब कुछ इसमें आएगा। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है पूरी दुनिया में स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखो दुनिया में कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे, अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास बायोजियोग्राफी कहलाएगा कि अर्थ के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, कौन से ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ के देखती हूँ, मुझे बताओ पोलर बियर कौन से रीजन में रहता है। पोलर रीजन में, कोल्ड रीजन में, आर्कटिक रीजन में, एग्जैक्टली exactly। अच्छा बताओ कैक्टस कहाँ रहता है। वार्म एरिया में, हॉट एरिया में, डिजर्ट में, ड्राई एरियाज में, डेजर्ट में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेल डन एवरीवन। तो बेटा ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग बात करते हैं बायोइकोनॉमिक्स की। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कितनी चीजें होती है हमारे पास, बहुत सारी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। लाइक हमारे पास मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, वुड हो गई, ये सारी की सारी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसके अलावा अभी तो आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी में मतलब एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई के जरिए हम लोग काफी डेटा को मैनेज करते हैं, काफी चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, और कंप्यूटर के अंदर सारे डेटा को लिखते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और एक्सेल शीट यूज करते हैं। तो ये सब कुछ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायोटेक्नोलॉजी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर लो, क्लोनिंग की बात कर लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने की बात करो, तो ये सारा की सारा बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो आई हैव टू एमसीक्यूज फॉर यू ऑल। प्रिडिक्टिंग स्प्रेड ऑफ अ डिजीज यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स इन्वॉल्व। किसी बीमारी कितनी फैली कोई बीमारी उसके बारे में बताना मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करके क्या कहलाता है ये। पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी की गई थी ना मिस, एआई रोबोट से। हाँ हाँ बिल्कुल की गई थी। अभी ना ऐसा हो रहा है कि एआई के जरिए, एआई रोबोट्स के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के जरिए ना सर्जरीज, एक्सपेरिमेंटल सर्जरीज करके देख रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो इतनी माइनर, वो उन्होंने कॉर्न के सीड के ऊपर किया था, कॉर्न सीड के ऊपर। तो वो रोबोट ने उसके ऊपर उसको पहले ओपन किया, कट किया, फिर उसको दोबारा स्टिचेस लगाए, और वो इतना नीट था क्लास। तो मतलब वो हो सकता है आने वाले वक्त में जो है ना वो रोबोट से सर्जरीज वगैरह करवाई जाए। तो इकान, हुरिया, अली हमजा, दीपिका, ईमान, महानूर, भास्कर, जोहा कह रहे हैं भी। अभी ना हम लोग एक सीरीज देख रहे थे, उसमें क्या था कि एक दो तीन डॉक्टर्स थे, वो कर रहे थे सर्जरी। तो क्या हुआ कि एक जो डॉक्टर थी उनका ना ग्लव थोड़ा सा टूट गया, और वो उनको सर्जरी के बाद पता चला। अब देखो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, क्योंकि अगर उसका ग्लव फिंगर के यहाँ से टूट गया था और उसने बॉडी के अंदर
मतलब किसी भी पार्ट को टच किया होगा ऑब्वियसली, उसने पता नहीं इंटेस्टाइन या हार्ट ऐसा कुछ होल्ड किया हुआ था, तो वो ऑपरेशन कर रहे थे, तो ना वो ग्लव उसका टूट गया। अब देखो उसके ग्लव टूटने से पता है क्या हुआ होगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया होगा। उस पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम होती है, वो मतलब मरने के तादार पे, पता नहीं कौन सा वर्ड उर्दू में कहते हैं, लेकिन उस पे आ गया था, और फिर पेशेंट को बहुत मुश्किल से बचाया गया था। तो मतलब एक माइनर मिस्टेक भी जो है ना वो ऐसा सब कुछ लीड कर सकती है। तो आप लोगों ने कहा आंसर इज बी, एग्जैक्टली बायोमैथमेटिक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आखिरी सवाल है इसमें से, ये बताओ कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स टू इंप्रूव यील्ड इज एन एप्लीकेशन ऑफ। पूरा कह रही बी, जोहा कह रही बायोटेक्नोलॉजी, अली हमजा कह रहे हैं सी, ईमान कह रही बी, महानूर कह रही बी, दीपिका कह रही बी, सबा कह रही बी, उमैमा कह रही बी, इकान कह रहे हैं बी। एक्सलेंट क्लास, बायोटेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, ये तो आपको पता है बहुत एसेंशियल टॉपिक है, और इसमें से डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पूछ लिया जाता है, पॉपुलेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मुझे बताया कि अभी तक हम लोगों ने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या वो आप सबको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हैं? अली हमजा को क्लियर है, दीपिका को क्लियर है, इकान को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ईमान को, सबा को क्लियर है, जोहा को क्लियर है, भास्कर को भी क्लियर है, हूरा को भी क्लियर है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो ऊपर डेफिनेशन थी हमारे पास। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी मींस द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम to improve the biological graphical values or biological data is known as computational biology. It also involves the use of artificial intelligence and simulation in biology. तो लेट्स स्टार्ट विद लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायो एलिमेंट्स की। देखो हमारे पास बायो एलिमेंट्स फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, जो आपस में मिलते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये हमारी केमिकल नेचर भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ प्राइमरी बायो एलिमेंट्स है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये प्राइमरी हैं, मतलब इनसे तो हमारी लाइफ बनी है, लाइक। जबकि सेकेंडरी की बात करें तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये हमारे पास सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स हैं। अब कहते हैं कि जो कार्बन है वो बहुत एसेंशियल और सेंट्रल होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सब में कार्बन होता है, राइट। तो बायो एलिमेंट्स वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि हमारी लाइफ बनाते हैं। तो बताओ, द वर्सैलिटी ऑफ कार्बन इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज मेनली ड्यू टू इट्स। कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, इतना ज्यादा क्यों है? तो अली हमजा कह रहे बी, बॉन्डिंग कैपेसिटी। भास्कर भी कह रहे हैं बी। सो एग्जैक्टली बॉन्डिंग कैपेसिटी इज द करेक्ट आंसर। बताओ वो कौन सा एलिमेंट है? ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, हम लोगों ने एटीपी पढ़ा है ना बायो एनर्जेटिक्स में। तो बताओ क्लास, वो कौन सा एलिमेंट है जो बहुत क्रिटिकल है एटीपी के जरिए एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए? अली हमजा कह रहे हैं बी, महानूर कह रही हैं बी, इकान कह रहे हैं बी, सबा कह रही हैं बी। वेरी गुड, फॉस्फोरस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमने पढ़ा था कि फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं एटीपी के अंदर, तो वहां पर जो है ना ये टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो मतलब बहुत इसेंशियल है फिर फॉस्फोरस एटीपी। आप इंपॉर्टेंस देख रहे हैं क्लास? तो ये हमारे पास एक और चीज भी है, एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, याद तो होगा क्लास, याद है? हम्म। तो बाइक माइक्रोमोलिक्यूल्स स्मॉल होते हैं साइज में, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। एग्जाम्पल लाइक वाटर, आइंस, ऑक्सीजन, और इनका काम होता है रेगुलेशन करना, मीडियम क्रिएट करना। जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स लार्ज होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और इनकी एग्जाम्पल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो क्वेश्चंस अगेन है। विच बायोमोलिक्यूल्स इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज? कौन सा बायोमोलिक्यूल हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? अली हमजा कह रहे हैं सी, महानूर कह रहे हैं सी, ईमान कह रही सी, दीपिका कह रही सी, एग्जैक्टली डीएनए बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट है, पानी बहुत इसेंशियल है क्योंकि वो, अली हमजा कह रहे हैं बी, महानूर कह रही हैं बी, ईमान कह रही हैं बी, दीपिका कह रही हैं बी, उमैमा कह रही हैं बी।
हुआ एग्जैक्टली, एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वेल डन क्लास, यू आर डूइंग ग्रेट टिल हियर। आगे चलते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ था, मैं भी वो ढूंढ रही हूँ लेकिन अब मुझे नजर नहीं आ रहा है। चलो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आ जाओ बुक के टेक्स्ट पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है एटॉमिक लेवल से। सबसे पहले हमारे पास एटम्स कंबाइन होते हैं। एटम से भी पहले अगर आप बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल क्या हुआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला लेवल क्या हुआ, एटम। सेकंड पे आते हैं, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, और मैंने आपको बताया कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो अभी तक क्या हुआ, एटम, एटम से मिलके बने मॉलिक्यूल। अब जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बेटा दे फॉर्म ऑर्गेनल। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ऑर्गेनल बनाते हैं। वेल डन निकान। ऑर्गेनल बहुत सारे हैं, मुझे किसी भी तीन ऑर्गेनल्स की एग्जांपल दो जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबको एक साथ कैसे, एक सेम सेम कैसे याद आ रहे हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, राइबोसोम, वेरी गुड, एक्सेलेंट जोहा, एकान, दीपिका, वेरी गुड। गोल्जी पैटर्स भी है, हाँ मानूर। तो ऑर्गेनल्स बनते हैं। अब जब हमारे पास ऑर्गेनल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब ऑर्गेनल्स मिलते हैं, तो बन जाता है सेल। सेल लेवल आ जाता है। सेल लेवल को उसके साथ ही लिखा हुआ है लेकिन हम अलग से भी लिख देते हैं। फिर सेल लेवल के बाद जब सेल आपस में मिलते हैं तो बताओ क्या बनता है, टिश्यू बनता है, वेरी गुड। तो बन जाता है टिश्यू लेवल आ जाता है। अच्छा, जब सिमिलर टिश्यूज जिनका सेम काम हो वो आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन, एक्सीलेंट, सही है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, और एक साथ एक काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल चाहिए, किसी भी ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल दे दो कि मिस ये एक ऑर्गन सिस्टम है। वेल डन, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू। एक और बता दो फिर, सर्कुलेटरी, नर्वस, नर्वस, और जो मेरे माइंड में वो बता दो। रेस्पिरेटरी, वेरी गुड, मेरे माइंड में यही था अभी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये हमारे पास आ गई ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल्स की। ठीक है, अच्छा, और हमने सब कुछ डिस्कस किया। जब ऑर्गन्स बन मिल जाएंगे तो एक पूरा की पूरा इंडिविजुअल, एक इंसान बन जाएगा जिसको हम लोग इंडिविजुअल लेवल बोलेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल इकान बन गया। ठीक है, अब इकान जैसे और बहुत लोग लाइक अली हमजा, अब्राहम, हुरिया, महानूर, ईमान, ये आपस में मिलेंगे, इंडिविजुअल्स आपस में एक जगह पे रहेंगे, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि क्या बन गई, पॉपुलेशन बन गई, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, पॉपुलेशन में स्पीशीज सेम होते हैं अलग, लाइक इकान, अब्राहम, ये इंसान इंसान हो गया, जानवर प्लांट भी होंगे, तो वेरी गुड, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। प्लांट्स की अलग पॉपुलेशन होगी, एनिमल्स की अलग होगी, इंसानों की अलग होगी। ठीक है, सॉरी, इंसान एनिमल्स में आ जाते हैं। एक और बात, क्योंकि मैंने स्पीशी का वर्ड मेंशन किया है, तो बेटा स्पीशी का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके, और ऐसे बच्चे प्रोड्यूस कर सके जो आगे भी फर्टाइल हो, यानी कि वो आगे भी बच्चे प्रोड्यूस कर सके। आप बोलोगे मैं इसे क्या कह रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल एक है डोंकी और एक है हॉर्स। अब ये अलग है, डोंकी हॉर्स अलग स्पीशी है, तो मैंने इन दोनों को आर्टिफिशियल इंटरब्रीड करवाया, तो इनके जरिए बना म्यूल, आप सबको पता है। लेकिन जो म्यूल है ना, मसला ये कि म्यूल आगे जो है ना वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये फर्टाइल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज इनफर्टाइल। इसका मतलब डोंकी एंड हॉर्स सेम स्पीशीज से बिलोंग नहीं कर सकते थे। अगर हॉर्स और हॉर्स का एक बच्चा हॉर्स होता तो वो आगे भी बच्चे प्रोड्यूस कर सकता था। तो स्पीशी का मतलब ये होता है कि जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। बेटा सेम स्पीशीज मिलके पॉपुलेशन बनाती है, स्पीशी का एक पूरा अलग लेवल हम लोग लिखते नहीं है। अच्छा बताओ, अगर सेम स्पीशी मिले तो पॉपुलेशन अलग, अगर अलग अलग पॉपुलेशन आपस में मिले तो कौन सा लेवल बनता है, वेरी गुड, इट इज कम्युनिटी लेवल। ठीक है, जिसमें अलग अलग स्पीशीज आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल की, प्लांट की। और फिर ये बताओ, पूरी दुनिया में ऐसी जगह जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हो उसे क्या कहेंगे, एक म्यूल स्पीशी है लेकिन म्यूल फर्टाइल नहीं है, और म्यूल जो बना है ना वो सेम स्पीशी से नहीं बना, इसका मतलब ये। तो वेरी गुड, द लास्ट आंसर इज बायोस्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है
बायोस्फीयर। तो हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है। लाइक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, विच इज द लास्ट टॉपिक रिमेनिंग। तो इसको हम लोग अभी कवर करते हैं, बट इस क्लास में भी 1-2 मिनट है। ओके, पढ़ लेते हैं, देन थोड़ा सा तो पढ़ ही लेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। पूरे ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हम लोग थर्ड चैप्टर के अंदर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, रोज एक चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर होंगे एक, इनशाला। तो जैसे कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, यानी कि 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अभी जो 5 ग्रुप्स है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास बहुत इसेंशियल है, जो कि अब हम लोग डिस्कस भी करेंगे डिटेल के अंदर। अगर मैं बात करती हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो दो तरह की होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक होते हैं यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और एक होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट करती है, उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लाइक अमेबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वॉलवॉक्स हो गया। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलती है, उनको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फ्रॉग हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया। लेकिन एक और लेवल भी होता है, किसी को पता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मल्टी सेलुलर हो गई, और एक्सीलेंट, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। यानी कि जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कॉलोनी बना के रह रहे, दिस इज कॉलोनियल टाइप। और वो बनाता है वॉल्वॉक्स, और एल्जी वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज रहती है, वो भी मैं बता देती हूँ, एंड दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर